हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देव एकेडमी। चलिए कंटिन्यू करते हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट, जहां पर हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और गुलाम वंश को हम कवर कर चुके थे। और आज चर्चा करेंगे खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश की। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश से हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा सुल्तान था जिसने नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन बनते हैं जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि यह एक महत्वाकांक्षी शासक हुआ करता था और इसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी तथा यह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था। संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? आपके ऑप्शन हैं जफर खां, नुसरत खां, अल्फ खां या उलूग खां। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है जफर खां। जी हाँ, जफर खां इज द राइट आंसर। और जफर खां के बारे में कहा जाता है कि यह एक श्रेष्ठ और साहसी सेनापति हुआ करता था और इसके शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल भी काफी प्रभावित थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रानी पद्मिनी या रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है महाराणा प्रताप, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह या फिर राणा रतन सिंह। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो आपका बनता है राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह पद्मिनी के पति का नाम था। और इनकी कहानी का आधार एक पुस्तक में देखने को मिलता है, जो है पद्मावत। और इसकी रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत में इनकी कहानी का आधार देखने को मिलता है, जिसमें इन्होंने बताया है कि रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी अत्यंत सुंदर और विदुषी थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण हुआ उस समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, प्रताप रुद्र देव था, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह। इनमें से कौन था? तो सही आंसर आपका बनता है रामचंद्र देव। जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है उस समय रामचंद्र देव देवगिरी का शासन होता है। होता क्या है यहाँ पर कि भारत में अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली में शासन रहता है और देवगिरी में रहता है इसका रामचंद्र देव का। और आक्रमण से पहले रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी को कर दिया करता था, आय दिया करता था और बोलता था कि यहाँ पर आक्रमण ना करो, हम आपको आय देते रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि 1305 से 6 ईस्वी में ये आय देना बंद कर देता है। और जब आय देना बंद कर देता है तो अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना भेजता है और देवगिरी पर आक्रमण करता है। और देवगिरी पर आक्रमण करने के बाद वहां रामचंद्र को पराजित कर देता है तथा देवगिरी में अपना शासन स्थापित कर लेता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? आपके ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश। तो यहाँ पर आपका सही आंसर बनता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए थे। इसने कुशल कर्मचारी नियुक्त किए थे तथा बाजार व्यवस्था में सुधार के नियम लागू किए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घरी
अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर बनता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक कर लगाया था घरी अथवा गृह कर, और ये घरों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय एक और कर लगाया गया था, चराई कर। चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। तो इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सन 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? 1306 ईस्वी में जब शासन हुआ करता था दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का, और मंगोलों का शासन हुआ करता था इस जगह पर। तो उस समय इस स्थान पे यहाँ से सिंधु नदी या सिंधु रिवर बहती थी, और जो कि सीमा होती थी मंगोलों और अलाउद्दीन के समय। हालांकि मंगोलों ने इस सीमा को पार किया था, सिंधु नदी को, वो किया था गयासुद्दीन तुगलक के समय। किसके समय? गयासुद्दीन तुगलक के समय। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारा आता है तुगलक वंश। अब चर्चा करेंगे तुगलक वंश के बारे में। और तुगलक वंश का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? आपके ऑप्शन है गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां या ओवेग खां। तो यहाँ पर आपका सही आंसर बनता है गाजी मलिक। और गाजी मलिक को गियासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गियासुद्दीन तुगलक। तो जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन हुआ करता था उस समय गियासुद्दीन तुगलक दीपालपुर का दीपालपुर का राज्यपाल हुआ करता था। दीपालपुर का राज्यपाल हुआ करता था। और उसी समय भारत में मंगोलों का आक्रमण हुआ। जब मंगोलों का आक्रमण हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी ने गियासुद्दीन तुगलक को इस आक्रमण को दबाने के लिए मंगोलों से लड़ाई के लिए भेजा। और गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को पराजित करके इन्हें वापस खदेड़ दिया। और उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो गयासुद्दीन तुगलक को मलिक उल गाजी की उपाधि प्रदान करता है। और उसके बाद जो गयासुद्दीन तुगलक होता है वो खुसरो की हत्या करके 1320 ईस्वी में खुद गद्दी पर बैठ जाता है। और गद्दी पर बैठने के बाद खुद को ये अन्य नाम देता है जो कि गाजी बेग तुगलक और गाजी तुगलक, जिससे इसके जो अन्य उत्तराधिकारी भी आते हैं उन्हें तुगलक ही कहा जाता है, तुगलक। और इसके वंश का नाम वहां से तुगलक कहलाया। तो इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? ऐसा कौन सा सुल्तान था या किस वंश का सुल्तान था जिसने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? आपके ऑप्शन है खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश या तुगलक वंश। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं खिलजी वंश का शासनकाल कब तक रहा। वो रहा 1290 से 1320 ईस्वी तक। 12 से 90 से 1320 यानी कि पूरा 30 वर्ष, 30 ईयर यहाँ पर शासनकाल रहा। और अगर बात करें लोधी वंश की तो लोधी वंश का शासनकाल रहता है 1450 से 1526 ईस्वी तक। और तुगलक वंश की अगर बात करें तो रहता है 1320 से 1414 ईस्वी तक, यानी कि ये रहता है पूरा 94 साल। और लोधी वंश रहता है 76 वर्ष। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा शासनकाल किसका हो रहा है? 30 वर्ष खिलजी वंश, और लोधी वंश का 76 साल, और तुगलक वंश का 94 साल। यानी कि तुगलक वंश का सबसे ज़्यादा शासनकाल होता है 94 साल। तो सही आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। और अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे कम शासनकाल इनमें से कौन से शासक का रहा, तो उसका सही आंसर आपका हो जाता है खिलजी वंश। इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान ने के द्वारा शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी।
तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अमीर को ही एक नया विभाग शुरू किया गया था, जो कि कृषि की उन्नति के लिए बनाया गया था। और इसके कुछ प्रमुख कार्य थे, जो कि सबसे प्रमुख कार्य इसका ये था कि यह कृषकों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता देता था, और सहायता देकर जो कृषि योग्य भूमि होती थी उसको उपयोग में लाया जाता था। ये होता था अमीर कोही विभाग का कार्य। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया, दिल्ली से ले गया। तो आपके ऑप्शन है दौलताबाद, कालिंजर, कन्नौज या लाहौर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर बनता है दौलताबाद। यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक जो होता है वह अपनी राजधानी को दौलताबाद ले जाता है, और उसका प्रमुख रीजन यही होता है कि जो दौलताबाद होता है वो उसके साम्राज्य के सेंटर में होता है, साम्राज्य के बीचों बीच होता है, इसलिए वह अपनी राजधानी को दिल्ली से ले जाकर दौलताबाद स्थापित करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था किसने? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो यहाँ पर आपका सही आंसर बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मूर देश के यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर या महमूद गजनवी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, यानी कि 1325 से 51 ईस्वी के बीच, ये इब्न बतूता भारत आता है, जो कि एक मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री रहता है। मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री रहता है, और तुगलक इसे दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। दिल्ली का काजी नियुक्त करता है किसे? इब्न बतूता को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया होता है। और उस समय जो ब्राह्मण रहते हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पर। और जो दिल्ली के हिंदू रहते हैं वो इस मतलब ब्राह्मणों की इतनी बुरी हालत देखकर वो उनको दया आती है और बोलते हैं कि ब्राह्मणों का जो कर है वो हम देंगे। और ये कहानी ऐसे चलती है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था। आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी या सिकंदर लोदी। तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है फिरोज शाह तुगलक। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक रहता है जो टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाता है। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक होता है कि जो खुद के निर्माण कार्य पे खुद के निर्माण पे यह इतना ध्यान नहीं देता, और इसके जो पूर्ववर्ती राजा होते हैं उनके भवनों की मरम्मत कराने पर ज़्यादा ध्यान देता है। और ये टोपरा अभिलेख को लाता है जो फिरोजाबाद के मस्जिद में स्थापित करवाता है। और मेरठ जो स्तंभ रहता है उसको लाता है, और दिल्ली में एक अस्पताल है, बड़ा हिंदू राव अस्पताल, उसके निकट स्थापित करवाता है। तो इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। आपके ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नासिरुद्दीन महमूद या नुसरत शाह। तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद के समय होता क्या है कि एक राजा होता है ख्वाजा खां। कौन होता है? ख्वाजा खां। ख्वाजा खां जौनापुर जौनापुर को स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है।
और उसी समय पंजाब का सूबेदार होता है खिज्र खां। खिज्र खां। अब यही खिज्र खां आगे जाके सैयद वंश की स्थापना करेगा। वो कैसे, चलिए जानते हैं। देखो, नासरुद्दीन महमूद और नुसरत शाह ये फिरोज शाह तुगलक के दो पुत्र होते हैं, और इनका शासनकाल जो शासन रहता है वो दिल्ली के एक छोटे से भाग पर रहता है। और उसी समय क्या होता है, मंगोल दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया, और मंगोल दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। उसी समय खिज्र खां नासरुद्दीन महमूद के बाद सैयद वंश की स्थापना करता है। और जो मंगोल का जो रहता है, जो आक्रमण करता है, वो है तैमूर लंग। कौन करता है? तैमूर लंग। और तैमूर लंग बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही ताकतवर रहता है, और इसकी सेना भी काफ़ी रहती है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ये तो कहानी अभी हमने देखी ही थी। अब आप गैस कीजिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, या फिर नासिरुद्दीन महमूद। तो इसका सही आंसर नासिरुद्दीन महमूद होगा। नासिरुद्दीन महमूद के समय तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आते हैं लोधी वंश से। अब चर्चा करेंगे लोधी वंश की। और लोधी वंश का पहला क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित सल्तनत सुल्तानों में कौन अफगान मूल के थे? आपके ऑप्शन है खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद या लोधी। ये कौन अफगान मूल के थे? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा लोधी वंश। लोधी जो थे वो अफगान मूल के हुआ करते थे। लोधी वंश की स्थापना करता है बहलोल लोधी। और इसका जो शासनकाल चलता है लोधियों का, वो चलता है 1451 से 1526 तक। और 1526 में ही बाबर अटैक करता है भारत में, और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है, जो जिसे कहा जाता है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध होता है, और पानीपत के इस युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है तथा भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाराणा प्रताप ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? आपके ऑप्शन है खतौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध, या खानवा का युद्ध। तो यहाँ पर आपका सही आंसर बनता है खतौली का युद्ध। यहाँ खतौली का युद्ध जो कि 1518 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की, जो है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां आज आगरा है? कौन सा सुल्तान था जिसने एक नगर बसाया जहां आगरा है? तो आगरा शहर की स्थापना इनमें से कौन ने की थी? वो है, आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी, या सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर बनता है सिकंदर लोदी। जी हाँ, सिकंदर लोदी इज द राइट आंसर। इसने ही आगरा नगर की स्थापना 1540 ईस्वी में की थी, और आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी के बारे में कुछ चीज़ें और कही जाती हैं। इसने क्या किया था, एक पैमाना जारी किया था, सिकंदर ए गज ए सिकंदरी। एक पैमाना जारी किया था, गज ए सिकंदरी। और इसकी जो कविताएं हैं वो इसने गुलरुखी उपनाम से लिखी हैं। किससे लिखी हैं? गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं लिखी हैं। तो इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? अगर आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन लाते हैं वो सब या तो किसी स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, स्टेट पीसीएस या एसएससी या फिर रेलवे, सभी यहाँ पर आए हुए क्वेश्चन रहते हैं जो कि आगे आने की संभावना है, और सारे क्वेश्चन का हम यहाँ पर विश्लेषण करवाते हैं। तो आप क्वेश्चन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए। और आपको अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए करें, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसका हम आंसर दे सकें। थैंक यू।